Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss two topics. The first topic is cloud computing and the second one is scalability and the reliability in cloud computing. ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने नोट से। सबसे पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है कि यहाँ पे आपको क्लाउड की सर्विसेज और रिसोर्सेज मिल रही होती हैं, और वो रिसोर्सेज जस्ट आप इंटरनेट के थ्रू यूज करते हो। इसमें ये नहीं होता कि आप इसको पर्सनल कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल वगैरह करते हो और उसके थ्रू यूज कर रहे होते हो। जस्ट आप जो है वो इंटरनेट के थ्रू इसको, इन जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं इनको एक्सेस कर सकते हो। इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है आपने डाटा को स्टोर करवाना, तो बजाय उसके कि आप इस डाटा को इस कंप्यूटर के अंदर, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर उसके अंदर स्टोर करवा लें, या जो आपका पर्सनल मोबाइल है इसके अंदर स्टोर करवा लें, आप क्या करते हो, आप उसको क्लाउड के ऊपर स्टोर करवाते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल के थ्रू क्लाउड के ऊपर अपने डाटा को स्टोर करवा लिया है, तो आप दूसरे मोबाइल के थ्रू भी उस डाटा को यूज कर सकते हो, उस डाटा को देख सकते हो, उस डाटा को आप एक्सेस कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसकी जो हार्डवेयर कॉस्ट है वो कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करवाना था और वो डाटा आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाते हो, तो इससे क्या होगा कि आपको जो है वो हार्ड डिस्क ज्यादा करवानी पड़ती है, आपको रैम वगैरह ज्यादा करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर लेते हो। अब यहाँ पे आपको जो है वो बहुत सी क्लाउड की रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे सर्वर की स्टोरेज हो गई, सॉरी सर्वर की रिसोर्स हो गई, स्टोरेज की रिसोर्स हो गई, डेटाबेस की रिसोर्स हो गई, इसके अलावा नेटवर्किंग की रिसोर्स होगी, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स की रिसोर्स होगी। अब ये जितना भी कुछ है आपको अपने फिजिकल हार्डवेयर के अंदर मेंटेन नहीं करना पड़ता। आप क्या करते हो, क्लाउड की सर्विसेज को यूज करते हुए इन सब रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट। इससे क्या होता है कि जो आपकी हार्डवेयर की कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि आपको अपने हार्डवेयर, आपको जो हार्ड डिस्क होगी, स्टोरेज होगी, वो ज्यादा नहीं करवानी पड़ेगी, आपको रैम जो है वो इंक्रीज नहीं करवानी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है ये आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज इट कैन इजीली ग्रो विद यूजर नीड। मतलब आप क्लाउड की सर्विसेज को जितना मर्जी यूज करना चाहो, ठीक है, जितनी मर्जी आप सर्विसेज एक्सेस करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है, जितनी भी आपकी नीड है आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। इसको बोलते हैं स्केलेबल। थर्ड वन इज अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। मतलब आप इन रिसोर्सेज को किसी भी टाइम किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट। और इसके अलावा जो बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो अपनी एप्स वगैरह को डेवलप भी कर सकते हैं और डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अब डिप्लॉय का मतलब क्या होता है कि जब एक ऐप आपने बना ली होती है उसके बाद आप उसको क्या करते हो, इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देते हो, ताकि जितने भी यूजर्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकें। अब आगे हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। अब इसमें क्या होता है कि जो यूजर्स होते हैं वो क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस भी कर रहे होते हैं, मैनेज भी कर रहे होते हैं, जब कभी भी उन्हें नीड होती है उसको वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है नो ह्यूमन असिस्टेंस फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो क्लाउड होता है उसकी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपने उन सर्विसेज को लेना होता है तो आप क्लाउड कंप्यूटर से कांटेक्ट नहीं करते, आपको उनके असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, उनकी हेल्प की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप डायरेक्टली उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। अब इसमें क्या होता है कि जो क्लाउड की सर्विसेज होती हैं वो इंटरनेट के थ्रू आप यूज कर सकते हो, वो आपको हर टाइम अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी टाइम किसी भी जगह से उसको एक्सेस कर सकते हो। चाहे आप उसको कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, टैबलेट से कर रहे हो, स्मार्टफोन से कर रहे हो, किसी भी डिवाइस से आप उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग में क्या होता है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो शेयर्ड पूल कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जैसे सर्वर की सर्विस होगी, स्टोरेज की सर्विस होगी, नेटवर्क की सर्विस होगी, उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं और कोई भी उसको यूज कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली लोगों को असाइन की जाती हैं, रीएलोकेट की जाती हैं यूजर की नीड के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद है रैपिड इलास्टिसिटी। इसका क्या मतलब है कि जो क्लाउड रिसोर्सेज होते हैं वो इंक्रीज भी की जा सकती है, डिक्रीज भी की जा सकती है। मतलब आपको जितनी भी नीड है, जितनी आपकी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप क्लाउड की सर्विसेज को यूज करोगे। इसमें ये होता है कि मतलब जो आपका वर्कलोड है ना वो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा होता है क्लाउड में। मतलब फॉर एग्जांपल आपको 10 GB फॉर एक मंथ चाहिए, ठीक है, उसकी स्टोरेज चाहिए, तो आप इजीली क्लाउड की सर्विसेज को यूज करते हुए अपने डाटा को उसके ऊपर अपलोड कर दोगे। अब नेक्स्ट मंथ फॉर एग्जांपल 10 GB से 20 GB अब आपको चाहिए, तो उसको भी वो हैंडल कर लेगा। मतलब यहाँ पे जो है प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब आपने जितना भी यूज करना होता है जस्ट आपने उसको इतना पे कर दे, ठीक है। ये नहीं कि आपने जो है वो एक फिक्स्ड करवा लिया कि हर मंथ आपको इतना जो है उसका रेंट पे करना होगा, या इतने जो है वो आपको उसकी अमाउंट पे करनी होगी। मतलब बस जिस महीने आप जितना यूज कर रहे हो बस उतना ही आपने पे करना होता है।
अब उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है कि जितना भी डाटा क्लाउड के पास स्टोर हुआ होता है उसको वो प्रोटेक्ट किए होते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज हैं प्रोटेक्शन के, जैसे इंक्रिप्शन के थ्रू डाटा को प्रोटेक्ट करे होते हैं। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि जो यूजर का डाटा होता है उसको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो डाटा चोरी हो भी जाए तो जो हैकर्स हैं उनको वो डाटा समझ ना आए, क्योंकि वो सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हुआ होगा, इसे बोलते हैं इंक्रिप्शन। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि मेक श्योर किया जाता है कि जितना भी डाटा क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है जस्ट उसको जो ऑथोराइज यूजर्स हैं वही एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड वन इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी रेगुलेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉपर सिक्योरिटी के रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है ताकि डाटा को सेफ रखा जा सके। अब उसके बाद 3 टाइप्स के सर्विसेज मॉडल हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और सॉफ्टवेयर सर्विस में आपको सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। वन बाय वन हम इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लाउड होता है वो आपको वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है इंटरनेट के थ्रू। अब वर्चुअल मशीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन सी रिसोर्स प्रोवाइड करता है वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्क की। वर्चुअल मशीन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर होता है, मतलब एक तरह से कंप्यूटर ही होता है लेकिन उसका कोई हार्डवेयर नहीं होता, जैसे एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर होता है जो कि बिल्कुल इस तरह से लग रहा होता है जैसे एक रियल कंप्यूटर है। उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अपना सीपीयू होता है, मेमोरी भी उसकी अपनी होती है, स्टोरेज एप्लीकेशन सब कुछ उसका अलग से होता है। लेकिन वो एक कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक अलग से सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर होता है। अब उसके बाद आगे आ जाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उन एप्लीकेशंस को डेवलप कर सको, उन एप्लीकेशन को आप टेस्ट कर सको, उन एप्लीकेशंस को आप डिप्लॉय कर सको। डिप्लॉय का क्या मतलब है कि आप उसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दो ताकि जितने भी यूजर्स हैं वो उसको यूज कर सके। अब इसके अंदर क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे डेवलपमेंट टूल्स होगी, सर्विसेज होगी, फ्रेमवर्क्स हो गए, वो इसकी सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि डेवलपर्स को जो हार्डवेयर है उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, बस जो हार्डवेयर है जो डेवलपर्स होते हैं उनका फोकस जस्ट जो कोड होता है जिन्होंने प्रोग्रामिंग करनी होती है उसकी तरफ होता है। ठीक है, उन्हें नहीं पता कि उनका हार्डवेयर किस तरह से कौन मैनेज कर रहा है, इसकी तरफ इनका फोकस नहीं होता। फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर सर्विस। यहाँ पे क्या होता है आपको सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मतलब आप जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूज कर सकते हो, आपको उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट वन इज डिप्लॉयमेंट मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आप जो है वो अपने डाटा को कहाँ पे अपलोड करना चाहते हो, प्राइवेट क्लाउड में, पब्लिक क्लाउड में, हाइब्रिड क्लाउड में या कम्युनिटी क्लाउड में। बेसिकली 4 आपके पास डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं। अब फर्स्ट वन है हमारे पास पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड को बहुत से यूजर्स यूज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो इतना सिक्योर नहीं होता। अगर आपका जनरल डाटा है, मतलब ऐसा डाटा जो आपको कोई मसला नहीं है कि अगर कोई चोरी भी हो जाए या कोई मसला भी उसके उसके साथ कोई भी क्या कहते हैं कोई इंसिडेंट हैपन हो भी जाए तो आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। वो डाटा आप पब्लिक क्लाउड के ऊपर स्टोर कर रहे होते हो और इसकी सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड करता है, थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर। अब ये कौन होते हैं बेसिकली, ये वो लोग होते हैं जो आपको क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यही इस क्लाउड को मैनेज करते हैं, इसको उन्होंने ऑन किया होता है। जस्ट आप क्या करते हैं उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे होते हैं, उसको बहुत से यूजर्स शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि आप ये कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्राइवेट क्लाउड को ऑन कर लेती है, ठीक है, उसको फिर वही मैनेज करती है, उसको वही कंट्रोल कर रही होती है, वही उसको यूज करती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि इसको जो है वो कोई और यूजर्स या कोई और ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर रही होती। हाइब्रिड में क्या होता है, इसमें कम्बिनेशन होता है पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का, ठीक है। जितनी भी डाटा और एप्लीकेशन होती है वो शेयर कर रही होती हैं पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है और इसमें आप जो है वो बहुत अच्छे से रिसोर्सेज को मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो आपका बहुत सेंसिटिव डाटा होगा, क्रिटिकल डाटा होगा, इंपॉर्टेंट डाटा होगा, वो आप अपना जो है प्राइवेट क्लाउड के ऊपर स्टोर कर लोगे। और जो आपका सिंपल डाटा होगा जिसको आपको कोई मसला नहीं है, कोई चोरी हो जाए, जो आपका नॉर्मल डाटा होगा, ठीक है, रेगुलर डाटा होगा, वो आप उसको पब्लिक क्लाउड के ऊपर भी स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी क्लाउड। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी नीड सेम होती है, जिनके रिसोर्सेज सेम होते हैं, ठीक है, जिनका पर्पज सेम होता है, वो क्या करते हैं, वो एक ही क्लाउड को शेयर कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी कॉमन रिक्वायरमेंट्स होती है वही इसको शेयर कर रहे होते हैं, जैसे उनके उनकी सेम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेम है, तो वो इसको यूज कर लेते हैं। अब उसके बाद आते हैं एग्जांपल्स, ठीक है, कौन कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं। फर्स्ट वन इज Amazon वेब सर्विस। यहाँ पे क्या होता है कि आपको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, कंप्यूटिंग की सर्विस, स्टोरेज की सर्विस, डेटाबेस की सर्विस, मशीन लर्निंग की और बहुत सी और क्लाउड की सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर।
यहाँ पे क्या होता है, आपको कंप्यूटिंग, एनालिटिक्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में आपको कंप्यूटिंग की स्टोरेज कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, मशीन लर्निंग की, डाटा एनालिटिक्स की और डेवलपमेंट टूल्स की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। लास्ट वन इज IBM, जिसमें आपको जो है वो IaaS की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, और आपको हार्डवेयर क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, यहाँ पे टॉपिक एंड हो गया है। द नेक्स्ट वन इज स्केलेबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये क्या होता है, बेसिकली स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जितनी मर्जी क्लाउड की सर्विसेज को यूज करना चाहो, जितनी मर्जी उनकी सर्विसेज को आप इंक्रीज कर लो, ठीक है, वो हो जाती हैं, और इससे क्या होता है कि क्लाउड की परफॉर्मेंस के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आता। इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। और रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर क्लाउड के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ भी गया है, तो उससे बाकी जो जितने भी उसके कंपोनेंट्स होंगे उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, उनकी जो वर्किंग होगी वो कंटिन्यू रहेगी। इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। ओके, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। Scalability means the cloud can handle increasing workload by adding और upgrading resources। इसका मतलब क्या है कि जो क्लाउड है वो इजीली हैंडल कर सकते हैं जब वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, तो उसको और कैसे हैंडल करता है कि जो भी उसका हार्डवेयर होता है, जितना भी उसका सेटअप होता है, उसको अपग्रेड किया जाता है, रिसोर्सेज को अपग्रेड करके वो वर्कलोड को हैंडल कर रहा होता है। लेकिन रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो क्लाउड की सर्विसेज है वो हमेशा अवेलेबल रहती हैं। अगर उसके अंदर कोई कहीं भी कोई इशू आ जाता है, तो उससे बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बाकी जो रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं रहता, कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, इसमें बहुत कम डाउन टाइम आता है। डाउन टाइम का क्या मतलब होता है कि आप जो सर्विसेज है वो हर टाइम अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं होता कि कभी सर्विसेज अवेलेबल ना हो, मतलब सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी, इट्स मीन कि वो डाउन टाइम चल रहा है उसका, तो डाउन टाइम यहाँ पे नहीं आता। अब उसके बाद हम लोग डिटेल में देखते हैं स्केलेबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग के। स्केलेबिलिटी क्या होता है? क्लाउड सिस्टम की एबिलिटी होती है कि वो इंक्रीजिंग वर्कलोड को हैंडल कर सकता है, और इससे क्या होता है कि जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आता। और क्लाउड की जो रिसोर्सेज हैं वो उसको आप जितना मर्जी ग्रो करना चाहो, जितना मर्जी यूज करना चाहो, जितनी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो। इससे क्लाउड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। बेसिकली इसके टू टाइप्स होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं वो आप इंक्रीज कर देते हो। जैसे वर्कलोड इंक्रीज हो गया है, ज्यादा ट्रैफिक आ गया आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप क्या करोगे, आप जो है वो जो नंबर ऑफ सर्वर्स है, जैसे पहले आप 4 सर्वर यूज कर रहे थे, तो अब आप 8 कर लोगे, ताकि आप जो वर्कलोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सको हर सर्वर के ऊपर, ताकि वर्कलोड जो है वो ज्यादा ना आ जाए एक सर्वर के ऊपर, जिससे जो है वो डाउन टाइम ना आ जाए। ठीक है, क्लाउड का। तो इसलिए भी क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ताकि जो मोर सॉरी, इसमें ये होता है कि जो नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं, आप उनको हैंडल कर सकते हो। जितने मर्जी यूजर्स जो हैं वो आपकी एक टाइम पे क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर लें, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज किया हुआ है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज को इंक्रीज किया हुआ है। हाई अवेलेबिलिटी होती है, मतलब हर टाइम जो है वो क्लाउड अवेलेबल होता है, हर टाइम क्लाउड की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, आप किसी भी टाइम उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। और उसमें डाउन टाइम बहुत कम होता है, रिड्यूस डाउन टाइम। ठीक है, डाउन टाइम का क्या मतलब होता है कि जो सर्विसेज हैं क्लाउड की वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और आप उनको यूज नहीं कर सकते, किसी भी एरर की वजह से जो है वो स्टॉप हुआ हुआ है, वो स्टक हुआ हुआ है, आप उनकी सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। ये होता है डाउन टाइम। तो जब आप नंबर ऑफ सर्विस को इंक्रीज कर लेते हो, तो इससे डाउन टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि जब हम लोग ज्यादा सर्वर्स को यूज करते हैं, उनमें से अगर एक सर्वर फेल भी हो जाए, तो बाकी की जो वर्किंग है वो कंटिन्यू रहती है। और ये वर्टिकल स्केलिंग से ज्यादा फास्टर और ज्यादा इजियर होता है। और वर्टिकल स्केलिंग क्या, वर्टिकल स्केलिंग भी टाइप है स्केलेबिलिटी की। इसको हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग उसके चैलेंजेस देख लेते हैं कि जो भी हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को डिस्कस किया था, उसके चैलेंजेस क्या है, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ सर्वर्स ज्यादा होते हैं, जिससे जो इसका आर्किटेक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके अलावा लोड बैलेंसिंग की जरूरत होती है, ये ना हो कि एक ही सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाए और बाकी सर्वर्स फ्री रहे। और इसके अलावा जो है सर्वर्स को आपस में कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत होती है, ताकि जितने भी सर्वर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहें। नेक्स्ट वन इज क्या है कि इसमें बहुत सारे सर्वर्स यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेटा कंसिस्टेंसी, मतलब जितना भी डाटा है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेबल होना चाहिए। ठीक हो गया। और जितनी भी सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे उन्होंने हमें यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि शॉपिंग की वेबसाइट है,
जो कि हैवी ट्रैफिक को रिसीव कर रही है। जब सेल्स होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत से जो यूजर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वेबसाइट होती है वो स्लो हो जाती है। तो अगर नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज किया जाए तो वो वेबसाइट स्लो नहीं होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी को, जिसको हम लोग स्केलिंग अप भी बोलते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि हम लोग नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज कर देते हैं, लाइक पहले अगर हम लोग 4 सर्वर्स को यूज कर रहे थे तो अब हम लोग 5 को कर लेंगे, बल्कि ये होता है जो पहले से सर्वर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जस्ट हम उनको इम्प्रूव करते हैं, उनको अपग्रेड करते हैं, उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको इंक्रीज कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल स्केलेबिलिटी मींस अपग्रेडिंग एन एग्जिस्टिंग सर्वर, की जो पहले से सर्वर एग्जिस्ट कर रहा है उसको अपग्रेड करना है। कैसे करना है, उसके जो उसके नंबर ऑफ रिसोर्सेज है उनको इंक्रीज कर दें। कौन कौन से रिसोर्सेज, मतलब सर्वर के अंदर जो सीपीयू यूज हो रहा है, रैम यूज होता है, डिस्क स्पेस यूज होती है, नेटवर्क बैंडविड्थ, इन सबको हम लोग जो है वो अपडेट कर दें, इनको हम लोग एनहांस कर दें। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि सर्वर की जो परफॉर्मेंस होती है वो इंप्रूव हो जाती है, सर्वर बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, इसके अलावा जो रिक्वेस्ट आती है यूजर की तरफ से वो फास्टली प्रोसेस हो रही होती है, और ये सिंपल भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट एक ही सर्वर को अपग्रेड करना होता है। लिमिटेशंस क्या आती हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि इसमें ना एक लिमिट होती है, एक हद तक हम लोग सर्वर को अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उससे ज्यादा अगर हमें अपग्रेड करना हो तो हम लोग नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जब हम लोग सर्वर्स वगैरह को अपग्रेड करते हैं तो एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें जो डाउन टाइम आता है, इसमें डाउन टाइम भी आता है। डाउन टाइम किस तरह से आता है कि जब हम लोग सर्वर को अपग्रेड कर रहे होते हैं तब तक कोई भी क्लाउड की सर्विसेज को यूज नहीं कर सकता, और कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। जो हम लोग नए फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं तो जो पुराने वाले फीचर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके अंदर जो है इश्यूज आ जाते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि एक कंपनी है जो कि क्लाउड सर्वर को अपग्रेड करना चाह रही है। पहले वहाँ पे 8 GB यूज किया जाता था, उसके बाद वो अपग्रेड करके 32 GB कर रही है। तो इससे क्या होगा कि जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है और वर्टिकल स्केलेबिलिटी, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में हम लोग बहुत ज्यादा सर्वर्स को यूज कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग और सर्वर्स ऐड करते हैं, जबकि वर्टिकल स्केलेबिलिटी में हम लोग एक ही सर्वर को अपग्रेड कर रहे होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी होता है उसको हम लोग स्केलिंग आउट बोलते हैं, जबकि जो वर्टिकल स्केलेबिलिटी है उसको हम लोग स्केलिंग अप बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी होती है, मतलब हर टाइम हम लोग क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्टिकल स्केलेबिलिटी है उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को इजीली हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकल स्केलेबिलिटी को हम लोग इजीली एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर हार्डवेयर की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो एक्सपेंड नहीं हो सकता। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में डाउन टाइम बहुत कम होता है, मतलब जब हम लोग एक जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी 4 सर्वर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब हम लोग 2 और सर्वर्स ऐड कर रहे होंगे तब तक 4 सर्वर जो यूज हो रहे हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम या वो नहीं अपनी वर्किंग स्टॉप नहीं करेंगे, वो वैसे ही अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखेंगे। बस साथ हम लोग क्या करेंगे और सर्वर्स ऐड कर देंगे। लेकिन वर्टिकल में ये होता है कि जब हम लोग सर्वर्स वगैरह को अपडेट कर रहे होते हैं, उनको अपग्रेड कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्वर्स होते हैं उनकी जो वर्किंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्केलेबिलिटी एंड हो गया। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो क्या कहते हैं हम लोग सर्विसेज यूज करें या जो रिसोर्सेज यूज करें उन या उनके किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 4 सर्वर यूज करें तो एक सर्वर के अंदर कोई एरर आ गया, तो इससे क्या होगा कि बाकी सर्वर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बाकी सर्वर्स अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखेंगे। इसको बोला जाता है रिलायबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज टू रिमेन अवेलेबल, कि वो अवेलेबल रहे एंड परफॉर्म करेक्टली विद मिनिमम डाउन टाइम, और उसके बाद जब बहुत अच्छी से परफॉर्म करें लेकिन उसमें डाउन टाइम बहुत कम आए। रिलायबिलिटी, जो रिलायबल क्लाउड सर्विसेज होते हैं वो अपनी जो एक्सेस होती है उसको कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बेशक उसके अंदर कोई फेलियर भी आ जाए फिर भी उनकी वर्किंग के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे रिडंडेंसी, मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि जो आपका डाटा होता है वो जस्ट एक ही लोकेशन पे स्टोर हो, बल्कि इसमें ये होता है कि आप मल्टीपल लोकेशंस पे अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हो, तो इससे अगर एक फेल हो भी जाए, सॉरी एक सर्वर फेल हो भी जाए, तो इससे बाकियों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा होता। सेकेंड वन इज फॉल्ट टॉलरेंस होता है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि अगर एक कंपोनेंट फॉर एग्जाम्पल फेल हो गया है तो इससे बाकियों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बहुत कम इंटरप्शन आ रही होती है, आप इजीली क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। डिजास्टर रिकवरी में ये आता है कि कोई भी फेलियर आ जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, कोई हार्डवेयर फेल हो गया है, तो इससे क्या होगा कि जो डाटा आपका डिलीट हो गया है उसको आप इजीली रिस्टोर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। फेल ओवर मैकेनिज्म में ये होता है कि देखिए मल्टीपल सर्वर्स यूज हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सर्वर के अंदर कोई इशू आ गया है, तो जो बाकी सर्वर्स होते हैं वो इस सर्वर के ऊपर जितना भी डाटा पड़ा होता है वो यहाँ से ले लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। इससे यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है और कोई इंटरप्शन नहीं आती, यूजर को पता ही भी नहीं चलता कि कोई सर्वर फेल हुआ भी है या नहीं हुआ। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एक बैंक है जो कि क्या करता है, कस्टमर की डाटा को स्टोर करता है डिफरेंट क्लाउड सेंटर्स के ऊपर, डिफरेंट
सर्वर्स के ऊपर, डिफरेंट सिटीज और लोकेशंस के ऊपर। अगर एक डेटा सेंटर की जो वर्किंग है वो स्टॉप हो गई है, तो कस्टमर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली किसी और डेटा सेंटर से अपने डाटा को एक्सेस कर लेगा। इससे क्या होगा कि जो बैंक की सर्विसेज होती है वो हमेशा अवेलेबल रहती हैं और उसके अंदर कोई भी इंटरप्शन नहीं आती। यहाँ पे ये एंड हो गया है टॉपिक। आई होप सो आज की दोनों लेक्चर्स थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इन केस में भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।